18 साल की सिमरन दुल्हन के जोड़े में सहमी हुई कांपते दिल के साथ अपने दूल्हा रमन का इंतजार कर रही थी। उसका डर यूं ही नहीं था, क्योंकि उसकी बड़ी बहन शादी के दिन ही घर से भाग गई थी। माँ बाप ने समाज की नज़रों से बचने के लिए छोटी बेटी सिमरन का विवाह 27 साल के रमन से कर दिया। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। दिल की धड़कनें जैसे दीवारों से टकरा रही थीं। सिमरन डर के मारे बिस्तर के नीचे छिप गई थी। तभी दरवाजा जोर से खुला। रमन गुस्से से भरा कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में आग थी। जब उसने बिस्तर पर सिमरन को न पाया तो वो दहाड़ते हुए बोला, सिमरन, कहाँ हो तुम? ढोल की थाप, बैंड की आवाजें और हंसी खुशी की गूंज के साथ रमन की बारात पिरशा के घर पहुंची थी। रास्ते भर उसका चेहरा एकदम सख्त और भावहीन था। वो हमेशा से गंभीर और कम बोलने वाला व्यक्ति था, जो अपने जज्बातों को छुपाने में माहिर था। सुनहरी शेरवानी में लिपटा हुआ वो किसी शाही परिवार के राजकुमार जैसा लग रहा था। एक हाथ में फोन, निगाहें कहीं खोई हुई, जैसे कोई गहरी सोच उसके मन पर हावी हो। कुछ देर पहले जो खबर उसे फोन पर मिली थी, उसने उसके चेहरे की रंगत ही बदल कर रख दी थी। लेकिन यहाँ पहुंचकर माहौल एक अलग ही कहानी सुना रहा था। प्रिशा का घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। दीवारों पर चमकती लाइटें, फूलों की मालाएं और चारों तरफ मेहमानों की चहल पहल। हर तरफ खुशियों का शोर था। मगर रमन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अब तक उसे दुल्हन की एक झलक तक देखने को नहीं मिली थी। न कोई तस्वीर, न कोई औपचारिक खबर। ऊपर से स्वागत भी कुछ अजीब ढंग से किया गया था। सबके चेहरों पर घबराहट, आंखों में सवाल और वातावरण में कनकहट डर था, जो रमन के दिल की धड़कनों को और भी तेज कर रहा था। बारात हॉल में बैठी थी, जबकि रमन अकेला स्टेज पर बैठा हुआ था। वो शोरगुल और खुशियों की रौनक बिल्कुल गायब थी, जो आमतौर पर शादियों में होती है। तभी एक औरत रमन की माँ सुषमा जी के पास आई और उनके कान में धीरे से कुछ फुसफुसाई। सुषमा जी ने चौंक कर रमन की ओर देखा। वो तुरंत उठकर बेटे के पास आई और झुककर धीरे से उसके कान में बोली, रमन, कुछ गड़बड़ हो गई है। दुल्हन पिरशा पार्लर से किसी के साथ भाग गई है। सुषमा जी के मुंह से ये सुनना था कि कुछ पलों के लिए सब कुछ ठहर गया। रमन की आंखों में अचानक खून उतर आया। उसने एकदम से सिर उठाकर माँ की ओर देखा था। उसकी आंखों में अविश्वास, गुस्सा और हैरानी सब एक साथ उतर आए थे। अगले ही पल वो झटके से खड़ा हुआ और तेजी से ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गया, जहां दुल्हन के माँ बाप, बहन भाई पहले से मौजूद थे। उसके कदमों की आवाज़ सुनकर सबके दिल की धड़कनें रुक सी गईं। रिश्तेदार, घर वाले सब सन्न थे। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। रमन बिना दरवाजा खटखटाए अंदर दाखिल हुआ था। अंदर प्रिशा की माँ रो रही थी और उसकी छोटी बहन सिमरन सिर झुकाए चुपचाप बैठी थी। ये सब क्या है? आपकी बेटी कहाँ है? रमन की आवाज़ सख्त और ठंडी थी। प्रिशा की माँ ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, हमें माफ़ कर दो। हमें नहीं पता कि वो बदकिस्मत हमारे साथ ऐसा करेगी। हमें बस अपनी इज्जत बचानी है। मेहमान बाहर बैठे हैं। और रमन की मुट्ठी एकदम से कस गई। और क्या? और फिर सिमरन के पापा आगे बढ़े थे, सिर झुकाए बोले, हम सिमरन को आपके विवाह में देना चाहते हैं। ये हमारी इज्जत का सवाल है। आपका भी नाम, बारात, मेहमान सब कुछ दांव पर है। बस आप हाँ कह दीजिए। क्या बकवास है ये? रमन एक पल के लिए चिल्ला उठा था। शादी है या कोई खेल तमाशा? बड़ी भाग गई तो छोटी को विवाह में दे दो। प्लीज रमन बेटा, समझने की कोशिश करो। हम दोनों के परिवार की इज्जत दांव पर लगी है और इसका एक ही हल है, सिमरन की शादी आपसे कर दी जाए। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, बात की बाद में देखी जाएगी। रमन ने एक नज़र उठाकर सिमरन की ओर देखा। वो डरी सहमी बैठी थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर हया और ओंठ बंद। वो किसी मासूम से हिरने की तरह लग रही थी, जैसे शिकारी उसके सामने हो। वो शिकारी से बचने के लिए कहीं छुप जाना चाहती हो, लेकिन छुपने की जगह न मिली हो। वो पल बहुत भारी था। रमन के भीतर गुस्से की आग जल उठी। उसे लगा जैसे सब कुछ एक मजाक बन गया हो। प्यार, रिश्ता, भरोसा सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। प्रिशा, जिससे वो सगाई के बाद से चुपचाप अपना जीवन साथी मानते हुए उससे मोहब्बत करता था, जिसके लिए उसने खुद को बदलने की कोशिश की थी, जो कोई नई बात नहीं थी, एक नेचुरल काम था। क्या वो उसे इस तरह छोड़ गई? बारात की शाम सबके सामने उसे तमाशा बना गई। लेकिन अगले ही पल रमन के मन में एक ख्याल कौंधा, बदला। यही वो क्षण था जब रमन ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया, अगर प्रिशा ने उसे बेइज्जत किया है तो वो भी ऐसा ही वार करेगा, जिससे प्रिशा जिंदगी भर भूल ना पाए। उसका बदला होगा।
प्रिशा की बहन को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना। वो उसकी बहन को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करेगा और इस तरह कि वो कभी किसी और की तरफ देखने की हिम्मत न कर सके। उस पर सारी खुशियां हराम कर देगा। सगी बहन थी ना प्रिशा सिमरन, तो उसका दर्द प्रिशा अपने दिल में ज़रूर महसूस करेगी। अफसोस होगा उसे अपनी गलती पर कि उसकी वजह से उसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हुई। वो एक मैच्योर मर्द था, लेकिन उसकी गैरत पर पड़े इस गहरे वार ने उसकी सोचने समझने की सारी सख्ती छीन ली थी। उसने एक गहरी सांस ली, फिर सबकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, करवाइए शादी। माहौल में सन्नाटा छा गया। सबने हैरानी से रमन की ओर देखा, जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद न थी। जबकि ये शब्द सुनते ही सिमरन का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो जो इस उम्मीद के सहारे बैठी हुई थी कि रमन शादी से इनकार कर देगा, लेकिन उसके मानते ही जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। उसके आंसू बेकाबू होकर बह निकले। सिमरन की मां ने एक लाल दुपट्टा सिमरन के सर पर डाल दिया। तैयार तो वो पहले से ही थी। बेबी पिंक कलर की नेट की फ्रॉक में कोई नाजुक सी डॉल मालूम हो रही थी, लेकिन अब तो जैसे सब कुछ बदल गया था। शादी की रस्में होने लगी थीं और कुछ ही देर में शादी संपन्न भी हुई थी। शादी संपन्न होते ही माहौल में एक भारी सी खामोशी छा गई थी। न कोई मुस्कान थी, न कोई बधाई, न कोई रौनक। सिर्फ एक बोझिल सी सरगोशी थी जिसने फिलहाल दोनों परिवारों की इज्जत बचा ली थी। भगवान का धन्यवाद कि विवाह हो गया, किसी ने धीमे से कहा। सिमरन के लाल दुपट्टे के पीछे कांपती पलकें, थरथराते होंठ और आंखों में छिपे अविश्वास के आंसू उस पल की सच्चाई बयां कर रहे थे। वो दुल्हन बन चुकी थी, मगर ऐसी दुल्हन जिसके पास कोई सपना न था, न तैयारी, न इच्छा। वो किसी रिश्ते का हिस्सा नहीं थी, बल्कि समाज की इज्जत का एक बोझ बन गई थी। रमन अभी तक खुद को संभाल नहीं पाया था, लेकिन उसके चेहरे पर जबरदस्त संयम और कठोरता साफ झलक रही थी। दिल में तूफान मचा था, मगर चेहरा बिल्कुल ठंडा और शांत था। उसने पंडित जी को विदा किया और एक पल को सिमरन की ओर देखा। वो सिर झुकाए बैठी थी, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। और तभी सिमरन की मासी अंदर आई। चलो, बहुत अच्छा हुआ कि शादी अच्छे से सकुशल निपट गई। और फिर तुरंत आदेश देने लगी, अब विदाई का इंतजाम करो, सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं और किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। हमें यही दिखाना है कि दुल्हन वही है जो पहले तय थी। रमन की माँ सुषमा जी फौरन हरकत में आ गई। हाँ हाँ, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि तय पाया गया था। वही बैंड, वही जश्न, वही तस्वीरें। लड़की का चेहरा दुपट्टे से ढका रहेगा, जैसा कि फेरों के समय ढका रहा था। कोई भी चेहरा नहीं देखेगा, और अगर कोई जिद करे तो कह देना रमन ने मना किया है, क्योंकि अभी उसकी कुंडली में दोष है। उसकी दुल्हन का चेहरा कोई नहीं देख सकता, वरना उसके वैवाहिक जीवन पर असर पड़ेगा। रमन की ठंडी सी आह सुनकर सिमरन ने एक नज़र उठाकर उसकी ओर देखा था। पूरा परिवार चुप था। सबका ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पर था कि खानदान की इज्जत। किसी ने भी एक बार भी उस मासूम लड़की से ये नहीं पूछा कि क्या वो इस रिश्ते के लिए तैयार भी है या नहीं, जो अपनी बहन के किए की सजा चुपचाप भुगतती जा रही थी। सिमरन को जल्दी जल्दी तैयार किया गया। प्रिशा का ब्राइडल लहंगा उसे पहनाया गया, वही लहंगा जो प्रिशा पार्लर में छोड़कर भाग गई थी। ऐसा नहीं था कि प्रिशा अकेली थी, सिमरन भी उसके साथ थी, मगर बहन की जिद और हट के आगे वो कुछ बोल नहीं सकी थी। और प्रिशा जिद करके सिमरन को ब्यूटी पार्लर से घर भेज चुकी थी और अपना रास्ता साफ कर लिया था। वो खुद भी बहुत दब्बू और डरपोक स्वभाव की लड़की थी। लाल लहंगा, सोने के गहने और चेहरे पर एक कजर ने हल्का सा मेकअप भी कर दिया था। उस वक्त सिमरन और एक जिंदा लाश में फ़र्क करना लगभग नामुमकिन था। रिश्तेदार आपस में बातें करने लगे। जब शादी के वक्त दुल्हन का चेहरा ढका हुआ था, लेकिन अब विदाई के वक्त दुल्हन की एंट्री का इंतजार कर रहे थे। फिलहाल किसी को भी ड्रेसिंग रूम में जाने की इजाज़त नहीं थी। बाराती हॉल में जमा थे। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि दुल्हन बदल चुकी है। सबको यही लगा कि अंदर दुल्हन का फोटोशूट चल रहा है। कुछ मेहमान हंसी मजाक में बिजी थे, कुछ मोबाइल से तस्वीरें खींच रहे थे। बैंड वालों ने फिर से धुन बजानी शुरू कर दी। सीटियों और ढोल की आवाज़ों से माहौल और भी गूंज उठा था। बाहर कारें कतारों में खड़ी थीं, हॉल की रोशनियां झिलमिला रही थीं। रमन को स्टेज पर बिठाया गया और अब औपचारिक विदाई की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। सिमरन को औरतों ने सहारा देकर कमरे से बाहर निकाला। उसके दुपट्टे का पल्लू बहुत नीचे कर दिया गया था ताकि चेहरा पूरी तरह से ढका रहे। हर कदम पर वो बुरी तरह कांप रही थी। दिल में डर, मन में अजीब से विचार और आंखों में अनगिनत सवाल, मगर जुबान पर खामोशी थी। इस वक्त किसी को भी दुल्हन की बहन याद नहीं थी,
कि प्रिशा की एक छोटी बहन भी है। ये बात सिर्फ रमन और उसके घर वाले जानते थे। विदाई परंपरागत तरीके से हुई थी। सिमरन माँ के गले से लगकर फूट फूट कर रोई थी, जबकि रमन की आंखों में अब भी वही सख्ती और गंभीर भाव थे। कतार में खड़ी कारों में से एक, जिसमें दूल्हा दुल्हन बैठे थे, धीरे से आगे बढ़ी और कुछ ही देर में बारात वहां से रवाना हो गई। साथ बैठे रमन ने उसके कांपते थरथराते शरीर को महसूस किया था। वो हिचकियां भर रही थी, मगर बारात के विदा होने पर सबने राहत की सांस ली थी। गाड़ी रमन के दरवाजे के सामने रुकी तो सबने उनका शानदारी से स्वागत किया। रमन को सब कुछ एक असहनीय सा लग रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि यहाँ के रिश्तेदार भी सच्चाई से अनजान थे। कुछ देर के बाद दोनों घर के ड्राइंग रूम में मौजूद थे। रमन की माँ ने सिमरन का हाथ पकड़ा और उसे रमन के पास बैठा दिया। दोनों के बीच एक अजीब सी ठंडक, खामोशी और दूरी थी। फोटोग्राफर ने रिवायती तरीके से तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। रमन चुपचाप सामने देख रहा था और सिमरन ने निगाहें झुका रखी थीं। चेहरे पर अब भी घूंघट था। सिमरन की सिसकी थमी हुई थी, लेकिन उसके आंसू अब भी रुक नहीं रहे थे। सबको लगा ये विदाई का दर्द है। कोई न समझ सका कि ये आंसू जबरदस्ती की शादी, अचानक हुई विदाई और प्रिशा की बेवफाई का नतीजा थे। रात के 11 बजे तक उसे कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी, जो छत पर लगे झूमर से छनकर पूरे बेडरूम में अजीब सी खामोशी फैला रही थी। दुल्हन का कमरा पारंपरिक अंदाज में सज चुका था। बिस्तर के चारों ओर लाल गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं। दीवारों पर हल्की खुशबू वाली रूम फ्रेशनर छिड़की गई थी और एक तरफ सुनहरे थाल में दूध का गिलास रखा था, जैसे हर दूल्हा दुल्हन के लिए सजाया जाता है। लेकिन दुल्हन बेड पर नहीं थी। जैसे ही रमन के रिश्ते की कुछ बहनें उसे बेड पर बिठाकर गई थीं, वो डर से बुरी तरह से कांपती हुई तुरंत बेड से उठकर खड़ी हुई थी। उसने इस रिश्ते के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, और फिर अचानक से ये रात आ गई थी तो उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या रिएक्ट करे। उसका दिल आगे आने वाले पलों को सोच सोचकर बुरी तरह डर रहा था। उसने तो हमेशा रमन को अपने जीजा की हैसियत से जाना था, और अब अचानक पति के रूप से उसके सामने आ गया था, और अब शादी की पहली रात भी। सोच सोच कर ही उसका दम निकला जा रहा था। वो यहाँ से फरार होने का कोई रास्ता तलाश कर रही थी, और जब उसे यहाँ से भागने का रास्ता न मिला तो वो बेड के नीचे छिपकर बुरी तरह कांप रही थी। सिमरन ने जब से रुखसती के समय खुद को रमन के पास महसूस किया, उसके शरीर में डर ने पूरी तरह घर कर लिया था। अनचाही शादी का सदमा, अचानक दुल्हन बन जाने की हकीकत, और अब रमन के साथ अकेले कमरे में होने का ख्याल, सब कुछ उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। ऐसा नहीं था कि रमन कोई कम शक्ल सूरत का लड़का था। वो किसी भी लड़की का सपना हो सकता था। इतना खूबसूरत, हैंडसम, शानदार पर्सनालिटी का मालिक। जब सिमरन ने उसे पहली बार देखा था तो प्रिशा के कान में शरारत से सरगोशी की थी। दीदी, आपकी किस्मत तो बड़ी ही अच्छी है। इतना हैंडसम दूल्हा मिल रहा है आपको। मेरे लिए भी ऐसा ही हैंडसम सा दूल्हा तलाश करना, वरना मैं आपका दूल्हा चुरा लूँगी। उसे क्या पता था कि मजाक में बोले गए ये शब्द उसकी किस्मत में पक्की स्याही से लिखे जा चुके हैं। जैसे ही सिमरन को अकेला छोड़ा गया, दरवाज़ा बंद हुआ। उसका दिल बेकाबू हुआ था। दुल्हनों की तरह बिस्तर पर बैठने की कल्पना से ही उसे डर लग रहा था। वो डरती सहमती कांपते हाथों से अपना दुपट्टा समेटे हुए बिस्तर के नीचे सरक गई। कमरे की खामोशी में केवल उसकी दबी हुई सिसकियां गूंज रही थीं। हालांकि वो चीख चीख कर रोना चाहती थी, लेकिन ऐसा कर न सकी, और इसीलिए अपनी घुटी घुटी सिसकियों को अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने होठों में ही दबा रही थी। और तभी बाहर हल्की हल्की कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। रमन आ रहा था। सिमरन ने जल्दी जल्दी पलकें झपकाई। वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकती थी। उसे लगा जैसे कमरे में मौत का साया आने वाला हो। दरवाज़ा खुला, रमन सीधे अंदर आया। उसके कदम रुक गए। कमरा बिल्कुल खाली था। चेहरे पर हल्की हैरानी झलक उठी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने नजरें दाएं बाएं घुमाई। न कोई दुल्हन, न कोई लाल जोड़ा, न गजरा, न दुपट्टा। आखिर वो लड़की कहाँ गायब हो गई थी, जबकि माँ ने कहा था कि उसे तुम्हारे कमरे में पहुँचा दिया गया है। वो बिस्तर के पास आया, एक नज़र फूलों से सजे बिस्तर पर डाली, फिर साइड टेबल पर पड़े दूध के गिलास को देखा और कुछ पल के लिए ठहर सा गया। उसके चेहरे पर उलझन थी, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल किए खड़ा रहा। सिमरन, उसने धीरे से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिमरन बिस्तर के नीचे चुपचाप सिमटी हुई सिसकियां दबाती दुपट्टे में मुंह छुपाए बैठी रही। उसकी सांसें बेढंग हो रही थीं।
दिल जैसे छाती से बाहर निकलने को तैयार था। रमन अब कमरे में धीरे धीरे चलने लगा। वो कपड़ों की अलमारी की तरफ गया, फिर पर्दा हटाकर खिड़की के बाहर झांका। हर जगह नजरें दौड़ाई, जैसे शक हो कि कोई शरारत कर रहा होगा, मगर कोई नहीं था। बाथरूम के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, लेकिन दरवाज़ा खुला होने की वजह से हाथ रखते ही खुल गया था, यानी वो बाथरूम में भी नहीं थी। और फिर वो रुक गया, बिस्तर की ओर मुड़ा, झुक कर देखा। एक हल्की सी कपकपी, कुछ लाल कपड़े का किनारा और दबे हुए आंसुओं की आवाज़। रमन का दिमाग पल भर में घूम गया। रमन की नज़रें नीचे गईं और वो पल जैसे दोनों की सांसें ठहर गई हों। सिमरन की आंखें बंद थीं, होंठ बुरी तरह थरथरा रहे थे। उसने आंखें खोलीं तो सामने ही रमन को झुके हुए पाया। वो एकदम से चौंक गई और झटके से पीछे हटना चाहा, लेकिन जगह तंग थी। रमन ने एक पल साकित रहकर उसे देखा और फिर खड़ा हो गया। वो समझ गया था कि वो उससे डर गई है। रमन ने गहरा सांस लेकर जैसे खुद के भीतर उठते तूफान को शांत करने की कोशिश की थी। एक गलती परेशानी की थी और दूसरी गलती वो कराया था, सिमरन को अपनी बीवी बनाकर विदा करवाकर। उस वक्त उसने गुस्से और जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया था। अब उसे सिमरन का ये डरा हुआ रूप देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो कम उम्र थी, शादी जैसे रिश्ते से अभी पूरी तरह परिचित नहीं थी। और फिर जो कुछ हुआ इस कदर अचानक कि उसका डरना बनता था। बाहर आओ, मैं कुछ नहीं करूँगा। आवाज़ ठंडी थी। सिमरन लगातार काँप रही थी, लेकिन डर के मारे बेड से अभी तक बाहर नहीं निकली थी। रमन को थोड़ा अजीब लगा, कहीं इस लड़की का दिल डर के मारे बंद ही ना हो जाए। सिमरन ने जवाब नहीं दिया था। वो दुपट्टे को चेहरे पर और भी कसकर लपेटने लगी, जैसे कोई बच्ची अंधेरे में छिपना चाहती हो। रमन ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि सिमरन उसकी पत्नी है, लेकिन ये रिश्ता जबरदस्ती का था। दोनों के बीच अविश्वास और खामोशी की दीवार थी। मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, उसने रुककर कहा, जैसे कसम खा रहा हो। सिमरन की आंखों से आंसू टूटकर गिर गया। वो धीरे धीरे बाहर आई। उसका दुपट्टा धूल से भरा था और चेहरे पर हल्की सी खरोंचें थीं। रमन पीछे हटकर उसे खड़े होने की जगह दे गया। बैठो। रमन ने उसे बैठने का इशारा किया। वो बिस्तर के कोने में सिमट कर बैठ गई, नजरें अब भी नीचे थीं। रमन ने उसका डर महसूस किया और थोड़ा सा दूर बैठ गया कि कहीं वो डर के मारे बेहोश ही न हो जाए। मुझे मालूम है कि तुम ये रिश्ता नहीं चाहती थी, और सच कहूँ तो मैं भी नहीं, मगर जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कसूर नहीं और ना ही मेरा। सिमरन ने हैरानी से निगाह उठाकर सामने बैठे रमन को देखा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रमन उससे बात करेगा, मगर उसका ठंडा और सुलगता लहजा अब भी सिमरन को डरा रहा था। तुम मेरी बीवी जरूर हो, मगर मुझसे किसी नरमी की उम्मीद मत रखना, समझी? रमन की आवाज़ में ठंडा जहर था। पेरिशा ने जो किया उसकी सज़ा तो वैसे मैं तुम्हें देना चाहता था, मगर तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम तो अभी ही डर से मर जाओगी, उसने तंज किया। सिमरन और भी सिमट गई। उसके होंठ कांप उठे, मगर उसने कुछ न कहा। रमन ने धीरे से कंबल उठाकर बिस्तर के कोने पर रखा और खुद भी बेड पर बैठ गया। सो जाओ। सुहागरात को लेकर जो तुम्हारे दिल में डर है, उस डर को निकाल दो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम अभी छोटी हो, इस रिश्ते और इस रात के बारे में नहीं जानती हो सकता है कुछ सालों में समझ आ जाए तो मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं। और फिर कमरा फिर से खामोश हो गया था। सिमरन उसके कहे पर बिना कुछ बोले जल्दी से लेट गई थी। उसके पैरों से जैसे जान निकल रही थी। रात गुजर गई, न कोई बात हुई, न कोई मांग और न कोई सवाल, केवल खामोशी थी। दो अनजान इंसान एक कमरे में एक रिश्ते के बंधन में बंधे हुए, मगर एक दूसरे से कोसों दूर। सिमरन बिस्तर के किनारे पर लेटी हुई थी, दुपट्टे में लिपटी, जैसे दुनिया से छुपना चाहती हो। आंखों में नींद नहीं थी, केवल थकान थी। आंसू अब सूख चुके थे। रमन बिस्तर के दूसरे किनारे पर करवट लिए लेटा था। अगली सुबह कमरे की खिड़की से हल्की धूप की किरण अंदर आई तो सिमरन ने आंखें खोलीं। पहली बार किसी अनजान कमरे में जागने का एहसास अजीब था। हर चीज़ नई थी, हर आवाज़ अलग। उसने धीरे धीरे उठकर कमरे का जायजा लिया। रमन मौजूद नहीं था, शायद सुबह ही निकल चुका था। कमरे के कोने में एक सफ़ेद कपड़ा रखा था, साथ में एक नोट। आज रिसेप्शन है, ये पहन लो, नीचे सब इंतज़ार करेंगे। लिखावट साधारण थी, मगर लहजा नरम। क्या वास्तव में वो उतना कठोर नहीं था जितना उसने सोचा था? रिसेप्शन का समय दोपहर में रखा गया था। रिसेप्शन की रस्में घर के लॉन में ही आयोजित की गई थीं। केवल कुछ करीबी लोग जानते थे कि दुल्हन बदल चुकी है, मगर सब खामोश थे।
इज्जतों की दीवार को गिरने से बचाने के लिए। सिमरन ने सफ़ेद कामदार कपड़े पहने, गुलाबी चेहरा, साधारण मेकअप के साथ और आंखों में हल्की सी लाली लिए। जब वो नीचे हॉल में पहुंची तो सबने दुल्हन के रूप में उसका स्वागत बहुत अच्छे से किया था। नाश्ते के तुरंत बाद उसे तैयार करने के लिए एक ब्यूटिशियन आई थी। रमन सफ़ेद शेरवानी में मौजूद था, नज़रों में अजीब सी ठंडक, चेहरे पर पारंपरिक मुस्कान, मगर दिल में बदले की आग जल रही थी। जब सिमरन उसके पास आकर बैठी तो उसने एक नज़र उस पर डाली, बिना किसी एहसास के। सिमरन ने धीरे से पलकों को झुका लिया। रिसेप्शन की रस्म पूरी तरह से औपचारिक अंदाज में हुई। तस्वीरें खींची गईं, बधाइयाँ दी गईं और सब वापस चले गए। रमन का अंदाज बेहद ठंडा था, न कोई प्यार की झलक, न कोई खुशी का दृश्य, बस सामाजिक ढांचे में एक तस्वीर जिसकी असली कहानी से कोई भी संबंध नहीं था। अगले दिन रमन सुबह तैयार होकर कमरे से निकला तो सिमरन अभी तक नाश्ता तैयार करने में व्यस्त थी। ससुराल का पहला दिन और वो चाहती थी खुद को हर संभव तरीके से बेहतर साबित करे। अरमान की माँ ने उसे रात में ही यकीन करा दिया था कि कल से सबका नाश्ता वही तैयार करेगी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ चाहिए हो तो नौकरानी से कह देना। वो बिना बात किए निकल गया। सिमरन ने पीछे से सिर्फ दरवाजे की आवाज़ सुनी थी। वो जो कभी सपने में सोचती थी कि उसका पति उससे प्यार से पेश आएगा, वे एक खुशहाल जीवन बिताएंगे, मगर उसकी बहन की एक गलती की वजह से सब बर्बाद हो गया था। फिर भी वो आभारी थी, कम से कम वो दरिंदे जैसा मर्द नहीं था। सिमरन को लगता था वो प्रिशा का सारा गुस्सा शादी की पहली रात ही सिमरन पर निकाल देगा, उसके नाजुक से वजूद को नोचकर। लेकिन रमन ने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसने ना उसे छुआ, न डराया, न चिल्लाकर बात की। बस एक शांत, थका हुआ मर्द जो शायद खुद भी इस जबरदस्ती के रिश्ते से गुजर रहा था। दिन बीतते गए। शादी की रस्मों में आए मेहमान पहले ही जा चुके थे और अब कुछ करीबी रिश्तेदार भी अपने अपने घर लौट गए थे और रमन की जिंदगी भी दिनचर्या पर वापस लौट गई थी। सुबह नाश्ता, दिन भर ऑफिस, शाम में खामोशी, रात को अलग किनारे पर नींद। सिमरन हर दिन उसके जाने के बाद घर के कामों में व्यस्त हो जाती। सास कभी कभी बात कर लेती तो कभी चुपचाप उसे देखती। रमन की माँ भी जानती थी कि लड़की मासूम है जो हालात की भेंट चढ़ी है, मगर फिर भी उनके दिल में उसके लिए कोई नरम जगह नहीं थी। उन्हें वो भी अपनी बहन की तरह ही आवारा लगती थी। प्रिशा का गुस्सा कहीं ना कहीं वो सिमरन पर उतार कर अपना दिल हल्का करना चाहती थी और इसीलिए वो उससे पूरा दिन घर के काम करवाए रहती थी। रमन की जिंदगी में सिमरन अब केवल एक साय की तरह मौजूद थी, जिसके होने न होने से रमन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो दोनों एक ही बेड पर सोते, अपने अपने किनारे पर, लेकिन दोनों में से किसी का भी दिल एक दूसरे के लिए नहीं धड़कता था। वो अपनी फाइलें, प्रोजेक्ट्स, मीटिंग्स में व्यस्त था तो सिमरन घर के कामों में व्यस्त होकर रह गई थी। लेकिन सिमरन ने यह तय कर लिया था कि वो अपनी जगह खाली नहीं छोड़ेगी। वो अपनी पहचान से रमन के दिल के दरवाजे पर दस्तक देगी, धीरे धीरे, चुपचाप और प्यार से। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि फिलहाल तो वो उस पर एक नज़र तक डालना पसंद नहीं करता था। उसने शादी के बाद अपनी माँ से कुछ पुराने कपड़े मंगवा लिए थे, वही पहनती थी। अपनी बहन की बरी और दहेज की कोई भी चीज़ उसने इस्तेमाल करना खुद पर हराम समझ लिया था। रात को जब रमन वापस आता तो सिमरन चुपचाप उसका खाना रख देती। वो खाता और बिना कोई बात किए बिस्तर पर लेट जाता। सिमरन अपना कंबल लेकर दूसरे कोने पर लेट जाती। यही रूटीन कई दिन चलता रहा। कभी कभी रमन की नज़र उस पर पड़ती तो दिल में हल्की सी चुभन होती। ये लड़की जो हर दिन बिना कोई शिकायत के सब कुछ सह रही है, क्या वो सच में दोषी है? क्या वो इस सजा की हकदार है? उस रात जब वो ऑफिस से घर लौटा तो सिमरन नींद में थी, सोफे पर लेटी हुई थी, जैसे किसी ख्यालों में गुम, कमरे की छत को घूर रही थी। चेहरे पर थकान और आंखों के नीचे हल्के साए। रमन ने कुछ पल उसे देखा, एक आह भरी, और दरवाज़ा बंद करके खुद बिस्तर पर लेट गया। न जाने क्यों आज वो बिस्तर पर नहीं सोई थी और जब रमन सोने के लिए लेटा तो उसे बेचैनी हुई थी। वो इतने दिनों से उसके साथ बेड पर लेट रहा था, भले एक दूसरे के करीब नहीं आते थे, लेकिन अब सिमरन के न होने से उसे अपना बेड खाली खाली लग रहा था। वो सिमरन को बेड पर बुलाना चाहता था, लेकिन उसकी ज़बान ने उसका साथ न दिया। आज शनिवार था, एक लंबे अंतराल के बाद रमन का ऑफ था। सुबह वो देर से उठा, चेहरे पर नींद की झुर्रियाँ अभी तक मौजूद थीं। ढीले कपड़े पहने धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरता हुआ वो नीचे लॉन्ज में आया, जहाँ सामान्य से ज़्यादा खामोशी थी। रसोई से हल्की सी आवाज़ आ रही थी, बर्तनों की टकराहट, चूल्हे पर चाय के उबलने की सुन और किसी की दबी दबी आवाज़ें। शायद माँ और सिमरन किचन में है,
सोचते हुए रमन दीवार के साथ रखे सोफे पर बैठकर अखबार उठाने लगा, लेकिन नजरें हर लाइन पर फिसलती रहीं, दिमाग कहीं और ही था। और तभी रसोई से कर्कश आवाज़ गूंजी, जरा तो ठीक से काम किया करो सिमरन, तुमसे एक सीधी रोटी भी नहीं बनती। रमन चौंक गया। ये उसकी माँ की आवाज़ थी। वो सख्ती से नहीं बोलती थी, मगर आज उनके शब्दों में तिरस्कार साफ महसूस किया जा सकता था। वो उठकर दबे कदमों से रसोई की ओर बढ़ा, कमरे के किनारे से झांका जहां सिमरन साड़ी का पल्लू बार बार सिर पर संभाल रही थी और हाथों से फर्श पर गिरी सब्जियों के टुकड़े समेट रही थी। सुषमा जी कुर्सी पर बैठी थीं और हर 2 मिनट में सिमरन को किसी न किसी बात पर डांट रही थीं। तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया भी था या सिर्फ रोना ही सिखाया था? सिमरन का चेहरा लाल हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुकाकर बर्तन धोने लगी। रमन कुछ पल वहीं खड़ा रहा। ये वही सिमरन थी जो रोज शाम को दरवाजे पर उसे पिक किया करती थी, चुपचाप खाना लगा देती और धीरे से कमरे के कोने में सिमट कर बैठ जाती थी। ये वही सिमरन थी जिसे उसने एक जबरदस्ती के रिश्ते में बांध लिया था और फिर कभी पलटकर पूछा भी नहीं था कि कैसी हो। मगर जो भी था, रमन को अपनी माँ का ये रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रसोई से बाहर आकर उसने नौकरानी को आवाज़ दी थी, कजरी, बड़ी मालकिन को चाय बना कर दो। रमन की आवाज़ सुनकर सुषमा जी चौंक गई थीं। कजरी आई और सिमरन के हाथ से कप छीनने लगी तो सिमरन ने रुकने का इशारा किया। मैं दे देती हूँ, वो नाराज हो जाएंगी। रमन ने जरा चुभती हुई नज़रों से वो नज़ारा देखा था। यकीनन ये उसकी माँ की दी हुई शय थी, जो नौकरानी की नज़र में भी सिमरन के लिए कोई इज्जत नहीं थी। रमन के दिल को कुछ अजीब सा लगा था ये देखकर। दोपहर का समय बीत गया। सिमरन खाने की तैयारी में व्यस्त थी। माँ बराबर कुर्सी पर बैठी तेज आवाज़ में उसे हिदायतें दे रही थीं। कभी लहजा तंजपूर्ण, कभी सख्त, तो कभी तिरस्कार भरा, जैसे सिमरन कोई नौकरानी हो, बहू नहीं। और वो मासूम चुपचाप बस काम में लगी हुई थी। रमन ने पूरे घर पर नज़र दौड़ाई। पूरा घर शीशे की तरह दमक रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। सुषमा जी से काम कम होता था और नौकरानी इतनी सफाई से काम करती नहीं थी, लेकिन अब तो घर कुछ और ही कहानी सुना रहा था। सिमरन ने एक भी दिन चैन से नहीं बिताया था। झाड़ू, बर्तन, खाना, कपड़े, सास का नखरा, मेहमानों की सेवा और पति की खामोशी, वो सब सह रही थी, एक भी शब्द शिकायत के बिना। उसने एक भरपूर नज़र सामने बैठी सिमरन पर डाली थी। घर साफ सुथरा शीशे की तरह दमकता हुआ था, लेकिन उसकी कोमल त्वचा अब कुछ मुरझाने लगी थी। जो गाल पहले शीशे की तरह दमकते थे और जिनमें गुलाबीपन शामिल था, अब कुछ कुम्हलाने से लगे थे। चमकती हुई आंखें बुझने लगी थीं, होंठ सूख गए थे, चेहरे की रौनक काफ़ी कम हो गई थी। रमन के दिल में खूक सी उठी। वो अपने गुस्से में और तिरछा के ख्यालों में इस लड़की को कुछ ज़्यादा ही तकलीफ दे गया था। अनजाने ही उसने सिमरन की प्लेट में सब्जी डाली, जो कि ना के बराबर अपनी प्लेट में सब्जी लिए बैठी थी। सिमरन ने चौंक कर रमन को देखा। चौंक तो सुषमा जी भी गई थीं, लेकिन फिलहाल बोली कुछ नहीं थी। शाम को सिमरन कपड़े तह करके सोफे के किनारे बैठी थी कि रमन पास आकर बैठा। रमन के करीब बैठने पर वो चौंक उठी। कुछ कहने ही वाली थी कि रमन ने नरमी से पूछा, तुम रोज ये सब अकेली करती हो? सिमरन ने नजरें झुका ली। जी। उसका लहजा धीमा और हल्का सा हो गया था। कजरी किस लिए है घर में? रमन की आवाज़ में पहली बार नरमी के साथ हैरानी थी। सिमरन ने मुश्किल से मुस्कुराकर कहा, आंटी कहती हैं बहू घर का काम ना करे तो घर घर जैसा नहीं लगता। रमन के अंदर जैसे कुछ टूट सा गया था। वो कुछ देर चुपचाप रहा, फिर अचानक उठकर ड्राइंग रूम की ओर बढ़ा। माँ अभी भी कुर्सी पर मौजूद थीं। रमन ने पहली बार सीधे उनसे कुछ कहने के लिए ठानी थी, पर वो भी सिमरन के बारे में। मम्मा, सिमरन बहू है, नौकरानी नहीं। उसे थोड़ा सा आराम दें, वो भी इंसान है। सुषमा जी चौंकी। तुम्हें क्यों उसकी इतनी फिक्र होने लगी? भूल गए वो किसकी बहन है, किस हालात में ब्याह कर लाए थे इस मनहूस को। मैं अच्छे से जानती हूँ बहू को कैसे रखना है। तुम अपने काम से काम रखो। रमन की नज़रें ठंडी थीं। मैं गलत था, लेकिन अब और ये तमाशा नहीं देख सकता। सिमरन मेरी पत्नी है और इतने अरसे में मुझे एक बात तो अच्छे से समझ आ गई है कि वो अपनी बहन के जैसी हरगिज नहीं है। रमन के कठोर शब्दों पर सुषमा जी की जुबान बंद हो गई थी। उन्होंने नज़रें चुरा लीं। रात को सिमरन ने जब देखा कि किचन में कजरी सब काम कर रही है और रमन ने खुद अपने हाथों से पानी का गिलास उसे ला कर दिया था, तो उसकी आंखों में हैरानी उतर आई। थैंक्स, वो मुश्किल से बोली। रमन ने नरमी से कहा, अब से तुम सिर्फ खाना बनाने का काम संभालोगी, क्योंकि तुम खाना न बनाओ तो पेट नहीं भरता। बाकी सफाई के लिए कजरी है, और अगर माँ कुछ कहें तो मुझे बताना। सिमरन की पलकें झुक गईं। उसके दिल में कुछ नरम, कुछ मोहब्बत सी जागी। शायद आज पहली बार इस घर में
उसे एक इंसान का दर्जा मिला था। रमन की आंखों में ऐसी रोशनी थी जो सिमरन को ये यकीन दिला गई कि वो अकेली नहीं। सुबह का समय था। घर में सूरज की किरणें बड़ी खिड़कियों से अंदर झांक रही थीं। सिमरन ने आंखें खोली तो बेड खाली पाया। वो एक पल के लिए चौंकी, फिर याद आया कि आज सोमवार है और रमन ऑफिस चले गए होंगे। वो तेजी से उठकर बैठी। हर तरफ बस उस एक इंसान की खुशबू बिखरी हुई थी। सिमरन ने उन पलों को एक पल के लिए महसूस किया, फिर सर हिलाकर बिस्तर से उतरी। दरवाजे से बाहर कदम रखा तो माहौल एकदम बदल गया। सिमरन, नाश्ते का क्या हुआ? मेहमान आ रहे हैं आज मेरे, जल्दी हाथ पांव हिलाओ। सुषमा जी की कड़क आवाज़ ने सुबह की नरमी को चीर कर रख दिया। सिमरन ने जल्दी से साड़ी का पल्लू सर पर ठीक किया और किचन की तरफ दौड़ी। उसके पति के रवैये में नरमी आई थी, सांस के नहीं। चाय, समोसे, केक, फल, शरबत, मेहमानों के लिए बिस्कुट, मिठाई, सब कुछ एक अकेली सिमरन के जिम्मे लग गया था। कजरी आज छुट्टी पर थी और सुषमा जी का मूड कुछ ज़्यादा ही शाही हो रहा था। तुम्हारी माँ ने सिर्फ तुम्हें रोटियां बनाना सिखाया है या मेहमान नवाजी के आचार भी? सुषमा जी के शब्दों का तंज सिमरन के दिल में तीर की तरह लगा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। आज के दिन की थकान कुछ अलग ही थी। वो लगातार खड़ी रही, कभी चूल्हे पर, कभी फर्श पर झाड़ू लिए, कभी कभी दस्तरखान पर प्लेटें सजाती तो कभी पानी के जग लिए मेहमानों के बीच। हर बार जब वो गलती से सांस लेने को रुकती तो सुषमा जी की नज़रें उसी पर टिक जाती। इतनी सुस्त बहू तो कभी नसीब में ना आए किसी के। उफ! दोपहर तक उसके पांव बुरी तरह थक चुके थे। हथेलियां जलने लगी थीं, पसीने में भीगी, बाल उलझे हुए, मगर वो हर काम में लगी रही जैसे मशीन हो। रमन ने कल ही कहा था कि अब वो नौकरानी नहीं, इस घर की इज्जत है। तो क्या आज वही इज्जत इस तकलीफ में खो गई थी? सिमरन ने एक पल के लिए रुककर आसमान की ओर देखा, जैसे दिल में कोई दुआ गुनगुनाई हो, या शायद अपने पति का ख्याल आया हो, जो इतनी मोहब्बत से देखकर कहता था, अब तुम सिर्फ मेरी पत्नी हो, गुलाम नहीं। मगर आज वो यहाँ पर नहीं था। शाम हुई तो सुषमा जी को बाजार जाना था। सिमरन को आदेश दिया गया, घर साफ करके रखना, मैं शाम को देखूंगी कि तुमने कैसा काम किया है। और हाँ, मेरे कमरे की खिड़कियों के पर्दे भी धो देना। सिमरन ने होंठ सुकेड़े और काम में लग गई। शाम तक सुषमा जी भी लौट आई थीं और अब अपने कमरे में आराम कर रही थीं। जब रात का पहर हुआ और रमन की वापसी का समय करीब आया, सिमरन ने जल्दी से कपड़े बदल लिए, बाल संवार लिए और ड्राइंग रूम में जाकर चुपचाप बैठ गई। उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थीं कि तभी दरवाज़ा खुला। रमन अंदर आया, थका हारा, मगर जैसे ही उसकी नज़र सिमरन पर पड़ी, जो चुपचाप थकी हुई मगर इंतजार करती आंखों के साथ बैठी हुई थी, उसके कदम अपने आप से धीरे पड़ गए थे। तुम ठीक हो? वो पास आकर पूछने लगा। सिमरन ने बस हल्के से सिर हिलाया। जी, आपके लिए खाना लाऊं? वो एक आस से पूछ रही थी, मगर अरमान की नज़रें उसके पूरे अस्तित्व का मुआयना कर रही थीं, जिसके चेहरे से ही थकान साफ थी। रमन को अंदाजा हो गया। उसने सिमरन के हाथों पर नज़र डाली, जख्मों के हल्के निशान। समोसे बनाते हुए गर्म तेल उसकी उंगलियों पर छटक कर गिरा था। थकान से भारी पलकें। उसने ध्यान से सिमरन को देखा, फिर धीरे से पूछा, तुमने खाना खाया? वो इनकार में सिर हिला गई तो वो गहरी ठंडी सांस भरकर रह गया। घड़ी की सुइयां रात के 10 बजा रही थीं। खाने की मेज पर हल्की सी खामोशी छाई हुई थी। सुषमा जी अपनी पारंपरिक कर्कश आंखों से सिमरन को घूरते हुए कुछ न कुछ आलोचनात्मक अंदाज में बोलती रहीं, लेकिन आज रमन की मौजूदगी में वो थोड़ी नरमी से बात कर रही थीं। सिमरन हमेशा की तरह चुपचाप सिर झुकाए बैठी खाना खाती रही। खाने के बाद रमन ने सिमरन की ओर देखा। कमरे में आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सिमरन ने सिर उठाकर उसे देखा, पलकें झपकाईं और धीरे धीरे उठकर पीछे पीछे चल दी। सुषमा जी ने भी थोड़ी हैरानी से देखा। आज से पहले उसने कभी सिमरन को खुद से कमरे में नहीं बुलाया था, भले सिमरन को काम करते करते रात के 12 ही क्यों न बज जाते। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सिमरन के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जबकि रमन चुप था, जैसे इस रात कुछ खास कहना था जो शब्दों से कहीं आगे था। कमरे में प्रवेश करते ही रमन ने दरवाज़ा धीरे से बंद किया। कमरे की रोशनी नरम थी, हल्की खुशबू महक रही थी। वो सोफे पर बैठ गया और सिमरन को अपने सामने बैठने का इशारा किया। सिमरन झिझकी, फिर चुपचाप किनारे पर बैठ गई। वो नज़रें नीचे की हुई थी, जैसे आज भी कोई तूफान उसके दिल में छिपा हो। रमन ने कुछ क्षण उसे देखा, फिर गहरी सांस लेकर कहा, सिमरन, मुझे पता है तुम पर जो बीत रही है वो मैं पूरी तरह महसूस तो नहीं कर सकता, लेकिन देख रहा हूँ। सिमरन की पलकों में हल्की सी कपकपी हुई। माँ के व्यवहार के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। वो थोड़ा झुककर बोला, तुम्हें ये सब सहना नहीं चाहिए था।
सिमरन का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। रमन, वो व्यक्ति जिसके साथ सिमरन की शादी एक संयोग से हुई थी, आज उसके जख्मों को महसूस कर रहा था। लेकिन सिमरन कुछ नहीं बोली, सिर्फ नजरें झुकाए बैठी रही। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन होंठ बंद थे। रमन ने थोड़ी देर रुककर फिर से बात शुरू की। मुझे पता है तुम मेरे पास आने पर मजबूर हो। तुम्हें मेरे पास आने पर मजबूर किया गया, एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी बहन का होना था। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। सिमरन की पलकों पर नमी चमकने लगी। वो जानती थी ये सच है, लेकिन ये सच हर रोज उसके अस्तित्व पर कोड़े की तरह बरसता रहा। रमन ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन सिमरन ने पीछे होकर नजरें झुका लीं। रमन का दिल एक पल के लिए टूट सा गया। वो सिमरन को आज की रात इस रिश्ते का हक देना चाहता था, लेकिन उसने जबरदस्ती नहीं की। सिर्फ थोड़ा सा झुककर नरम अंदाज में बोला, सिमरन, आज से तुम इस घर में सिर्फ एक बहू नहीं हो, मेरी पत्नी भी हो। तुम्हें वो स्थान मिलना चाहिए जो तुम्हारा हक है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। सिमरन का दिल भर गया। रमन उठा, धीरे से बिस्तर की ओर बढ़ा, फिर सिमरन की तरफ मुड़कर बोला, आराम करो, मैं भी थक गया हूँ। लेकिन अगर तुम कोई बात कहना चाहो तो खुद को कभी अकेला महसूस मत करना। सिमरन ने बस सिर हिलाया और धीरे धीरे उठकर बिस्तर के किनारे बैठ गई। कमरे की खामोशी में एक अनकही सी नरमी थी, एक हल्की सी रोशनी जो जख्मों पर मरहम तो नहीं रखती, लेकिन उनके बढ़ते हाथों की नरमी में राहत का एहसास देती थी। बीच जो फासला था वो सिर्फ समय की बारिश से ही पिघल सकता था। सिमरन की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन रमन की आवाज़, उसकी बातें और उसका रवैया, दिल में एक धीरे धीरे बिछता हुआ भरोसा था। सुबह का समय था, आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। सिमरन की आंखें जैसे कि हमेशा जल्दी खुल जाती थीं, आज भी खुल गई थी। वो चुपचाप घर के कामों में लग गई। रमन शहर से बाहर था, एक ऑफिशियल दौरे पर 3 दिन के लिए गया हुआ था। आज उसे हर काम अकेले ही संभालना था। सास के नखरे, मेहमानों की आवभगत और माँ की यादें सब एक ही दिल पर हथौड़े बनकर गिर रही थीं। वो किचन में काम कर रही थी जब उसे फ़ोन की घंटी सुनाई दी। उसने हाथ पोंछकर अपना मोबाइल उठाया। दूसरी तरफ एक जानी पहचानी आवाज़ थी, उसकी बुआ की बेटी। सिमरन, सुना है तुम्हारी दीदी वापस आ गई हैं? सिमरन जैसे कुछ पलों के लिए स्थिर हो गई। क्या क्या कह रही हो? हाँ, तुम्हें नहीं पता, वो कल रात वापस आ गई हैं। मामा जी ने भी उन्हें माफ़ कर दिया है और वही मामा जी के साथ घर पर रह रही हैं। सिमरन का हाथ मोबाइल से फिसलते फिसलते बचा। दिल धड़कना भूल गया था। वही बहन प्रिशा जिसके भागने की सज़ा उसे मिली थी, वो बहन अब वापस आ चुकी थी और माँ बाप ने उसे स्वीकार भी कर लिया था। सिमरन की आंखों में एक पल के लिए आंसू चमकने लगे, लेकिन उसी पल सुषमा जी की तेज आवाज़ उसके कानों में गूंजी। अरे क्या चोरी छुपे किससे बातें कर रही हो? सिमरन ने जल्दी से फ़ोन बंद किया और दुपट्टा ठीक करते हुए बाहर निकली, लेकिन देर हो चुकी थी। सुषमा जी ने उसकी आंखों की नमी, चेहरे की चिंता और मोबाइल सब कुछ भांप लिया था। साथ ही साथ हाथ से फ़ोन खींचकर वही नंबर डायल भी कर दिया। तभी दूसरी तरफ वो तेज़ी से सारी बात बताने लगी थी। अब समझ आई मुझे, बहन वापस आ गई है ना तुम्हारी, और तुम यहाँ राज कर रही हो, सादगी की चादर ओढ़े हुए। सिमरन कुछ बोलने ही वाली थी कि सुषमा जी ने झपट कर दरवाज़ा बंद किया। उनकी आंखों में खून उतर आया था। रमन नहीं है ना, अब दिखाती हूँ तुम्हें तुम्हारी औकात। सिमरन का दिल एकदम जोर से धड़क उठा। उसने पीछे हटना चाहा, मगर सुषमा जी ने उसे जोर से धक्का दिया। तुम्हारे परिवार की लड़कियां भागने वाली बेशरम, और तुम हमें बेवकूफ़ बना रही हो। सिमरन का शरीर कांप उठा। वो फर्श पर गिर गई, दोनों हाथों से अपनी पीठ को पकड़ते हुए कांपने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। उसकी हिचकियाँ निकल गईं, मगर सुषमा जी के कान जैसे बंद थे। तुम्हारी माँ ने हमें धोखा दिया, तुम्हारी बहन ने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी, और तुम यहाँ बैठकर रानी बनो। साइड टेबल पर रखा मार्बल बास उठाया और इस बार उसकी टांगों पर पड़ा था। सिमरन चीखी नहीं, सिर्फ आंखें बंद कर लीं। सुषमा जी की सांसें फूल रही थीं। वो थकने के बावजूद चिल्लाती रहीं, तानों की बौछार, और हर बार जैसे सिमरन के अस्तित्व में जहर बनकर समा गया। रमन को बताऊंगी कि तुम भी उसी खून से हो, एक दिन तुम भी यहाँ से भाग जाओगी। सिमरन अब चुपचाप एक कोने में बैठ गई थी, आंखों से बिना आवाज़ आंसू बह रहे थे। उसने खुद को समेटा जैसे कोई टूटी सी गुड़िया हो। कमरे में कुछ देर पूरी खामोशी छा गई। सुषमा जी हाँफती हुई बाहर निकल गई थीं और सिमरन वैसे ही पड़ी रही। वो पल उसके लिए शारीरिक दर्द का नहीं था, बल्कि अंदरूनी टूट फूट का पल था। उसे लगा जैसे उसे उस बात की सज़ा दी जा रही है जो उसने की ही नहीं।
कमरे के दरवाजे पर लगी कुंडी धीरे से हिली। शायद कोई नौकरानी थी, मगर सिमरन ने पलट कर नहीं देखा। वो बस स्थिर जमीन पर बैठी रही, नील के निशान, तानों के घाव और अंदर से टूटते विश्वास के साथ। कोई उसके करीब बैठा था, लेकिन उसने फिर भी आंखें नहीं खोली। किसी की उंगलियों का स्पर्श उसके जख्मों पर आकर रुका था, तो उसने झट से आंखें खोल दी। 3 दिन के ऑफिशियल टूर के बाद वो वापस आया था, मगर दिल में सुकून नहीं था। गाड़ी पोर्च में रोकी, ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला, मगर रमान दरवाज़ा खुलने से तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़ा। उसे लग रहा था जैसे कुछ गलत हो चुका है, और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, एक आहट, एक सदा, एक घुटती हुई सिसकी उसके कानों में गूंजी थी। यही है तुम्हारी औकात, तुम्हारे जैसे लोग कभी इज्जत के काबिल नहीं होते। ये आवाज़ सुषमा जी की थी, मगर कड़वाहट और दरिंदगी से भरपूर। रमन का दिल दहल गया। उसने अपने कदम तेज किए और जैसे ही लॉन्च पार करके ड्राइंग रूम के करीब पहुंचा, उसकी नज़रें जमीन पर पड़ी एक कांपती सिसकती हुई लड़की पर टिक गईं। सिमरन। वो फटी फटी आंखों से उसे देखता रह गया। सिमरन फर्श पर गिरी हुई थी, उसका दुपट्टा एक तरफ गिरा हुआ था, वहां पर नीले निशान, चेहरा पीला और आंखों से बहते आंसू, जैसे पूरा वजूद सिसक रहा हो। सुषमा जी किचन के दरवाजे पर खड़ी जोर से चिल्ला रही थीं, खाना जल गया, पूरी ग्रेवी कड़वी हो गई, और ये कमीनी आंखें बंद करके फर्श पर बैठी रही। रमन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर तेजी से सिमरन के पास झुका। उसने उसके बालों में हाथ डाला, माथे पर हाथ रखा, माथा तपा हुआ था। सिमरन, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? सिमरन, ये क्या हालत कर दी आपने इसकी? रमन जोर से चीख पड़ा। सिमरन ने कमजोर पलकें खोलकर उसकी ओर देखा, जैसे यकीन न हो कि रमन सचमुच सामने है। होंठ धीरे से हिले पर आवाज न निकली, और फिर अचानक ही वो बेहोश हो गई। रमन की घबराई हुई आवाज घर में गूंज उठी। वो उसे गोद में उठाकर बाहर भागा। उसकी हड्डियों की कमजोरी महसूस हो रही थी। रमन ने पलटकर माँ को एक नज़र देखा था, नज़रों में हैरानी, गुस्सा और दर्द, सब एक साथ। मम्मा, ये क्या किया आपने? उसकी आवाज़ में कंपन था, जैसे अंदर कुछ टूट रहा हो। सुषमा जी ने कंधे उचकाए। मैंने कुछ नहीं किया, खुद ही बेहोश हो गई है। नखरे क्या कम है इसके? नखरे? रमन की आंखों में जैसे आग उतर आई। मम्मा, वो बीमार है, कमज़ोर है, और आप उस पर चिल्लाती रहीं। अगर करी जल जाती तो क्या आप उसकी जान ले लेती? सुषमा जी पहली बार बेटे के गुस्से से थोड़ा पीछे हटी, मगर जबान फिर भी तेज थी। अब उसी के पल्लू से बंध गए हो, वही लड़की जो किसी और की जगह तुम्हारे घर में आई। रमन ने एक तीखी नज़र उन पर डाली, मगर कुछ कहे बिना पलटा और सिमरन को उठाकर सीधे अपने रूम की तरफ ले गया। दरवाज़ा बंद करते ही उसने सिमरन को बेड पर लिटाया। एक पल के लिए उसकी नज़रें उसके पीले चेहरे, कांपते हाथों और सूजी हुई पलकों पर ठहर गईं। सिमरन, आंखें खोलो यार, तुम्हारी जबान क्यों नहीं चलती? क्यों चुपचाप सब सहती हो? वो तुरंत दवाइयों का डिब्बा खोलकर बुखार का सिरप लाया, ठंडे पानी में कपड़ा भिगोकर उसके माथे पर रखा, उसकी पेशानी पर प्यार से हाथ फेरने लगा। काश काश कि मैं समय पर घर आ जाता, उसके होंठों से अचानक निकला था। सिमरन बेहोश थी, मगर दिल के किसी कोने में रमन की मौजूदगी जैसे महसूस कर रही थी, जैसे वो नरमी, वो प्यार, वो ख्याल जिसका वो इतने दिनों से इंतजार कर रही थी, अब उसे छू रहा था। कुछ पल के बाद जब सिमरन की पलकें कांपीं और उसने आंखें धीरे से खोलीं, तो रमन का चेहरा सामने था। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना सिमरन? सिमरन की आंखों में आंसू बहा। वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ खाली खाली नज़रों से उसे देखती रही। रमन ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब तुम पर कभी कोई हाथ नहीं उठाएगा, मैं सब संभाल लूँगा। सिमरन ने दोबारा से अपनी आंखें बंद कर लीं। अब वो डर में नहीं थी, अब वो दर्द में भी नहीं थी, वो बस थक गई थी, और रमन उसके लिए पहली बार सिर्फ एक पति नहीं बल्कि एक रक्षक भी बन गया था। सिमरन को बुखार था, मगर सुबह से घर का हर काम उसी ने किया था। रमन ने नरमी से माँ को समझाया था, मगर सुषमा जी ने अपनी आदत के अनुसार तंज भरी हंसी उड़ाई। तो अब तुझे इस मनहूस पर तरस आने लगा? याद रख रमन, यही है जो तेरे नसीब में ज़बरदस्ती आई है, और हाँ, जिसे तू चाहता था ना, वो वापस आ गई है। रमन ने थोड़ी नाखुशी से माँ को देखा। क्या मतलब? सुषमा जी का तंज और भी गहरा हो गया। तेरी वही दुल्हन जिसकी वजह से ये सिमरन तेरे साथ बंधी, वो घर वापस आ गई है। माँ बाप ने भी माफ़ कर दिया है, और उसे इज्जत से अंदर भी बिठा लिया। तू चाहे तो बस और कुछ मत बोलिएगा, मैं और कुछ नहीं सुन सकता माँ। उस बदचलन लड़की का नाम भी मेरे साथ मत जोड़ना। रमन की आवाज़ कमरे की दीवारों से टकराई। सिमरन मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत है, और जो लड़की मेरी ज़िंदगी से भाग गई उसके लिए अब मेरे दिल में कोई जगह नहीं।
सुषमा जी ने चुपचाप से नजरें फैलाईं। रमन ने समय गंवाए बिना सिमरन को आवाज दी, जो भीतर से दबे कदमों से बाहर आई। चेहरे पर थकान, आंखों में कई अनकहे सवाल। चलो सिमरन। सिमरन ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर रमन का लहजा इतना कठोर था कि वो इनकार न कर सकी। कुछ ही क्षणों के बाद गाड़ी में बैठती सिमरन उसके बगल में थी, मगर चुप। रमन के चेहरे पर गंभीरता, आंखों में कुछ अधूरापन और हाथ स्टीयरिंग पर कसकर जमे हुए थे। कहाँ जा रहे हैं हम? सिमरन की आवाज़ धीमी थी। सच का सामना करवाने, तुम्हें भी और खुद को भी। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकी। सिमरन का दिल जोर से धड़क उठा। ये तो उसका अपना घर था। वो दरवाजे की तरफ भागी, मगर रमन ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचा। उसके कंधे पर एक मजबूत हाथ रखा, जैसे कहना चाहता हो कि एक मजबूत सहारा मैं हूँ। दरवाज़ा खुला तो सामने प्रिशा खड़ी थी। वही लड़की, वही चेहरा, जिसे रमन कभी अपने दिल में बसाए घूमता था, मगर आज वो निगाहें चुराती शर्मिंदगी में झुकी खड़ी थी। रमन का कदम एक पल को रुक गया। अतीत की एक ठंडी लहर उसके दिल को छू गई, मगर तुरंत उसने सिमरन का हाथ मजबूती से थाम लिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ अंकल? रमन की आवाज़ दरवाजे पर खड़ी सिमरन के पिता तक पहुंची। अंदर दाखिल होते ही एक सन्नाटा छा गया। रमन की निगाहें प्रिशा पर जमी थीं, जिसके होंठ थर थर काँप रहे थे। वापस आ गई हो? रमन ने कड़े शब्दों में पूछा। प्रिशा ने निगाहें नहीं उठाई। जानती हो, तुम्हारे इस फैसले ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी थीं। मेरे सपने, मेरी माँ का गर्भ, सिमरन की मासूमियत, सब तुम्हारी नादानी की नज़र हो गया। प्रिशा की आंखों से आंसू छलक पड़े। सिमरन ने हैरानी से रमन को देखा, जैसे पहली बार वो इतनी स्पष्टता से बोल रहा हो। और आप सब? रमन की निगाह सिमरन के माँ बाप पर गई, जिन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए सिमरन को बलिदान कर दिया और अब उस लड़की को स्वीकार कर लिया। सिमरन के पापा ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा, वो हमारी बेटी है। गलती की पर अब वापस आ गई है, और सिमरन भी हमारी बेटी है। रमन की आवाज़ उठी। क्या उसके एहसास, उसके जज्बात, उसकी पहचान की कोई अहमियत नहीं? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। रमन ने सिमरन की तरफ देखा, जो अब भी हैरान थी। उसके होंठों पर हल्का सा कंपन था, जैसे बरसों का बोझ दिल पर था, जो अब उतर रहा था। ये मेरी पत्नी है। मैं इसे छोड़ने नहीं, बल्कि इज्जत वापस दिलाने आया हूँ, जो तुम लोगों ने उससे छीन ली थी। सिमरन की आंखों में पहली बार नमी उभरी और रमन को देखने लगी, जैसे बरसों की प्यास को शब्दों का पानी मिला हो। और प्रिशा, रमन की निगाहें अब उस पर केंद्रित थीं। तुमने एक मौका खो दिया, और जो नसीब में नहीं, उसके लिए दरवाजे बंद कर देना ही बेहतर होता है। किसी भ्रम में मत रहना, और ख़बरदार, अगर आप में से किसी ने भी मेरी पत्नी से कोई भी रिश्ता बनाने की कोशिश की, इस लड़की का चेहरा तो वैसे ही मेरे लिए असहनीय है। रमन ने सिमरन का हाथ थामते हुए पलटा और दरवाजे से बाहर निकल गया। सिमरन चुप थी, मगर उसकी चुप्पी में सुकून था, एक सुरक्षा का एहसास, एक नरमी, एक मान, जो सिर्फ उसके पति ने उसे दिया था। गाड़ी में बैठते ही सिमरन ने धीरे से कहा, धन्यवाद। रमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हें कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा, वादा है मेरा। वो सिमरन का हाथ पकड़े घर में दाखिल हुआ था। सुषमा जी बाहर ड्राइंग रूम में बेचैनी से टहलते हुए उन दोनों का इंतजार कर रही थीं। उनके दिल पर जैसे सांप लौट रहा था। भला रमन उस लड़की के इतना करीब कैसे हो सकता था, जिससे वो बदला लेने के लिए शादी कर चुका था। उन दोनों को आते देखते ही वो जल्दी से उसके करीब बढ़ी थीं, जबकि रमन ने हाथ उठाकर उन्हें वहीं रोक दिया था। बस मामा, मैंने आपको कई मौके दिए, लेकिन आपने हर मौका गवा दिया, और अब बस मेरा आखिरी फैसला सुनने के लिए तैयार हो जाएं। कल मैं और सिमरन ये घर छोड़कर जा रहे हैं। आपसे रिश्ता ख़त्म नहीं कर रहा, क्योंकि आप माँ हैं। आपको कुछ भी कहकर, आपको अकेला छोड़कर मैं पाप का भागीदार नहीं बन सकता, लेकिन बस अब आपके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे अब आप पर भरोसा नहीं रहा कि आप मेरे पीछे सिमरन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। सुषमा जी ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले थे, लेकिन वो सिमरन का हाथ थामे कमरे की ओर बढ़ गया था। सिमरन की आंखों में आंसू आए थे। वो हैरान हुआ। अब क्यों रो रही हो? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? वो प्यार से उसके करीब बैठते अपनी उंगलियों के पोरों से उसके आंसू साफ करने लगा, और ये स्पर्श सिमरन के वजूद में एक सुकून बनकर उतरा था। अगले ही पल वो रोते सिसकते हुए उसके सीने से लगी थी, और ऐसे रोई जैसे उसके अंदर कोई तूफान जमा हो जो आज बाहर आना चाहता हो। वो उसके सीने से लगी आंसू बहाती तो कभी नाक उसकी शर्ट से साफ करती, और रमन ने भी उसे खुलकर रोने का मौका दिया था। कभी उसकी पीठ को सहलाता तो कभी उसके सर को थपकता,
और जब सिमरन को एहसास हुआ कि वो उसके कितना करीब है तो उससे दूर हटी थी। चेहरे पर शर्म की हल्की लाली उभर आई थी। जो रोई हुई गुलाबी आंखें, शर्म से भरे उसके गुलाबी गाल, ये रूप रमन के लिए एकदम नया था। उसे टूटकर सिमरन पर प्यार आया था, लेकिन फिलहाल वो इस लड़की को अभी और थोड़ा सा समय देना चाहता था। वो उसके आंसू साफ करता हुआ बोला, जाओ फ्रेश होकर आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सिमरन फ्रेश होकर आई तो रमन सोने के लिए लेट चुका था। वो भी अपनी साइड पर आकर लेट गई, लेकिन कान रमन की तरफ ही लगे हुए थे, जो करवट पर करवट बदल रहा था। कुछ अनकही से जज्बात थे जो बुरी तरह मचल रहे थे। आग दोनों तरफ बराबर लगी थी। एक दूसरे के करीब होकर दोनों के जज्बात मचलने लगे थे, और सिमरन जानती थी कि वो जब तक अपनी तरफ से इस रिश्ते पर हाँ की मोहर नहीं लगाएगी, रमन उसकी तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाएगा। वो हल्के से मुस्कुराई थी। उसे रमन पर ढेर सारा प्यार आया था। उसे कितना ख्याल था उसका, उसे तकलीफ ना हो, उसे कोई धक्का न पहुँचे, इसीलिए अपने जज्बातों पर पहरे बिठा रहा था। वो धीरे से सरकते हुए रमन के करीब हुई थी और अपना हाथ रमन के कंधे पर रखा था। वो जो उसकी तरफ से चेहरा मोड़कर सोने की कोशिश कर रहा था, सिमरन के हाथ के स्पर्श पर चौंक उठा था और एकदम से सिमरन की ओर घूमा। क्या बात है सिमरन, तुम ठीक तो हो ना? उसने जल्दी से सिमरन के माथे पर हाथ रखा था। मैं ठीक हूँ रमन, लेकिन बस बेचैन हूँ। जब हमारे बीच सब कुछ ठीक हो चुका है तो अब हमारे बीच ये दूरी क्यों? मैं इस दूरी को मिटाना चाहती हूँ रमन। हाँ, उस बात के लिए आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे उस वक्त मौका दिया इस रिश्ते में एडजस्ट होने के लिए, लेकिन अब मेरा दिल आपकी संगत चाहता है और आप भी अपने जज्बातों पर पहरे न बिठाएं। वो थोड़ा सा और रमन के करीब सरक कर उसके कंधे पर अपना सर रख चुकी थी और रमन ने भी उसे अपने आम में खींच लिया था। उसे आज महसूस हुआ कि सुकून क्या होता है। शादी के इतने महीनों से वो बेसुकून था। उसे लगता था कि प्रेक्षा के धोखे ने उसे बेसुकून रखा है, लेकिन वो तो बेवकूफ़ था। ये बेसुकूनी प्रेक्षा के धोखे की नहीं बल्कि सिमरन से दूरियों की थी। सिमरन का स्पर्श क्या महसूस हुआ कि दिल सुकून से भरता जा रहा था। वो बेतहाशा सिमरन के नाजुक से वजूद को अपने होठों से छूने लगा, कभी उसके गालों को, कभी उसके होठों को, तो कभी उसकी गर्दन पर अपने प्यार का स्पर्श बिखेरता जा रहा था। वो उसकी दीवानगी पर एक पल के लिए घबराई थी, लेकिन उसने सुकून से अपना आप रमन के हवाले कर दिया था, पूरे विश्वास और यकीन के साथ कि वो कभी भी उसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचने देगा। वो बड़े ही प्यार से उसे हर चीज़ से आज़ाद करता हुआ उसकी कमसिन खूबसूरती को अपने होठों से मदहोश होते हुए पीने लगा था। सिमरन जो अभी कमसिन थी, मासूम थी, ये अनुभव उसके लिए पहला था। वो पहले बुरी तरह घबराई थी, लेकिन फिर रमन के नरम होठों का स्पर्श और उसके हाथों की बेबाक शरारतें उसे सिसकने पर मजबूर भी कर रही थीं। ये मदहोश सिसकियां रमन को और भी बेखुद कर रही थीं। वो सिमरन के कांपते सिसकते नरम होठों को अपने होठों की कैद में ले गया था। उसके नरम मुलायम पेट को मुट्ठी से दबाते हुए वो उसके ऊपर पूरी तरह हावी हुआ था। वो जानता था वो अभी मासूम है, कमसिन है, शायद ही उसकी शिद्दतों को सह सके, लेकिन वो बड़ी ही नरमी से धीरे धीरे करके उसके नाजुक वजूद में उतरा था। लेकिन फिर भी एक दर्द का एहसास सिमरन के पूरे वजूद में हुआ और फिर वो इस मीठे से दर्द को होंठ को चलते हुए सह गई थी। सिमरन, तुम ठीक हो ना? एक पल के लिए रुक कर उसने सिमरन के कान में सरगोशी की थी। बदले में सिमरन ने अपने होंठ उसके गाल पर रखे थे। वो हल्के से मुस्कुराता हुआ फिर से बेखुद हुआ और उसे और ख़ुद को सुकून देने लगा। वो पल बहुत खूबसूरत थे, वो रात बहुत नशीली थी। थककर दोनों अब एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। सुबह जब फ्रेश होकर वो दोनों कमरे से बाहर निकलने लगे तो सिमरन ने उसका हाथ थामा। आपने मुझे मुंह दिखाई का तोहफा नहीं दिया, उसने शिकवा कर दिया, जबकि रमन अपना माथा मसल कर रह गया था। जो मेरी जान को चाहिए वो मैं उसे ला कर दूंगा। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुंह दिखाई का तोहफा। वो उसकी नाजुक कमर में हाथ डाले उसे अपने करीब खींच गया था और उसके नरम से गाल पर उंगली घुमाता हुआ बोला, आंटी जी को माफ़ कर दें और इस घर को छोड़ कर न जाएं। लेकिन सिमरन, वो तुम्हें फिर से तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करेंगी और मैं नहीं चाहता कि आप उन्हें बस एक मौका और दे दें, क्योंकि आंटी जी का हमारे सिवा कोई भी नहीं है। वो अकेले कैसे रहेंगी? जबकि दरवाजे पर खड़ी सुषमा जी की आंखों से आंसू निकले थे। वो गलत समझी थीं। सिमरन तो बहुत अच्छी पत्नी और एक बहुत अच्छी बहू साबित हुई थी। जबकि रमन ने मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया था। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन वादा करो मुझसे, अगर मम्मी जी ने तुम्हें फिर से हर्ट करने की कोशिश की
तो इस बार तो मुझे सब कुछ बताओगी। उसने सिमरन के माथे को चूमते हुए कहा था, और जहां सिमरन के दिल में सुकून उतरा था, वहीं सुषमा जी की आंखों में आंसू और भी तेज हुए थे। वो चुपचाप वहां से पलट गई थीं और खुशी खुशी किचन में कजरी के साथ मिलकर अपने बहू बेटे के लिए नाश्ते की तैयारियां करने लगी थीं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ ऐसे ही नई नई रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।